Good morning, students, all of you. Once again, you are most welcome on the BA third year online classes of English literature, started by our own college, Srimati Ramkumari PG महिला महाविद्यालय। बेटा प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पोएम प्रील्यूड्स कंप्लीट करवाई थी और आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आई होगी। आज हम इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ भी रही हूँ, मतलब ब्लैक बोर्ड पे लिखूंगी और आंसर भी लिखूंगी। व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ टी.एस. इलियट? व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ टी.एस. इलियट? What was the full name of T.S. Eliot? What was the full name of T.S. Eliot? तो देखो पता भी होना चाहिए, और वैसे यूजीसी नेट में भी कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि टी.एस. इलियट का फुल नेम क्या है, क्योंकि हम टी.एस. इलियट बोलते रहते हैं, फुल नेम हमें नहीं पता होता है। तो फुल नेम इज थॉमस स्टर्न्स इलियट। थॉमस स्टर्न्स इलियट, यानी फुल नेम ऑफ टी.एस. इलियट इज थॉमस स्टर्न्स इलियट। ओके, यस। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट आर द ईयर्स ऑफ हिज बर्थ एंड डेथ? व्हाट आर द ईयर्स ऑफ हिज बर्थ एंड डेथ? What are the years of birth and death of Eliot, of T.S. Eliot? ठीक है, तो हमें बर्थ और डेथ बताना है टी.एस. इलियट की, कब उनका जन्म हुआ था और कब उनकी मृत्यु हुई थी। आंसर इज टी.एस. Eliot was born in 1888. He was born in 1888 and died in 1965. He was died in 1965. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। कुछ जो मैं आपको यहाँ लिखवा रही हूँ वो कुछ इंपॉर्टेंट ही लिखवा रही हूँ। वैसे तो बुक्स में बहुत कुछ दे के उनके बारे में रखा है, उनके वर्क के बारे में, किस प्रकार के वो पोएट थे, लेकिन कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो उनका फुल नेम था थॉमस स्टर्न्स इलियट। ही वाज बोर्न इन 1888 एंड डाइड इन 1965. ओके, next question is, how is T.S. Eliot esteemed as a poet? Yes. How is T.S. Eliot? How is T.S. Eliot esteemed
एस्टिमेटेड कर दो इसको, ESTIMATED, एस्टिमेटेड कर दो, एस्टिमेटेड एज ए पोएट, या एस्टीम भी बिल्कुल सही है। तो टीएस इलियट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। आंसर इज टीएस इलियट, टीएस इलियट is the most important English poet of the 20th century, एक मिनट, of the 20th century। तो बेटा टीएस इलियट 20th सेंचुरी के इंग्लिश के महान कवि थे। ही वॉज फ्रॉम द 20th सेंचुरी, ये याद रखना आपको, 20वीं शताब्दी के एक महान और प्रमुख अंग्रेजी के कवि थे। ठीक है, तो आपसे कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि हाउ इज टीएस इलियट एस्टिमेटेड एज ए पोएट, तो ही वाज एस्टिमेटेड एज अ 20th सेंचुरी इंग्लिश पोएट। ठीक है ना, इंग्लिश के कवि थे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जो क्वेश्चन है हमारा, What was his most important work? What was his most important work? थोड़ा नीचे शायद आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं रब करके ही लिख देती हूँ आपके लिए। Yes. What was his most important work? What was his most important वर्क? आपको इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में बताना है। ठीक है, तो इन 1922 appeared the Wasteland. Answer is in 1922 appeared the Wasteland. The Wasteland. ठीक है, which was Eliot's most important work? Which was Eliot's most important work? Most important वर्क। ठीक है, तो बेटा देखो, ये एक आपका पोइट्री है, बहुत बड़ी पोइट्री है, और ये इलियट के द्वारा लिखी गई है। कौन सी? द वेस्टलैंड। ये आपको एमए फाइनल में पढ़ने को मिलेगा, द वेस्टलैंड। ठीक है, तो इसमें इलियट ने पूरा बताया है कि कैसे जो आज के मॉडर्न लोग हैं वो अपने जीवन यापन करते हैं। यापन मतलब कुछ प्रोस्टिट्यूट महिलाएं होती हैं, कुछ व्यक्ति इन लोगों में लिप्त होते हैं, यानी लगे रहते हैं। तो उसने बिल्कुल मॉडर्न जो एज है उसके बारे में बताया है कि लोग कैसे धन के पीछे भागते हैं, है ना। प्रोस्टिट्यूट महिलाएं पैसे कमाने के लिए
करती हैं, तो इसलिए उसने इस पूरी जो बुक है उसका नाम द वेस्टलैंड रखा है और इट वाज रिटन बाय टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट के द्वारा ये लिखा गया है, जो कि आप पीजी में पढ़ोगे। ठीक है, ओके। आगे देखो, ही बिकेम ए रिकॉग्नाइज्ड फोर्स इन पोएट्री। ही became a recognized force in poetry. Force in poetry. Recognized force in poetry. This poem is considered an interpretation of a whole condition of society. This poem मैं आपको पूरा समझाऊंगी। This poem is considered ठीक है, an interpretation ठीक है, an interpretation okay of a whole condition of society ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ए होल कंडीशन ऑफ सोसाइटी। अब देखो बेटा, ये पोएम कब देखने को मिली? इन 1922 में अपीयर यानी देखने को मिली। कौन सी पोएम? द वेस्टलैंड, विच वाज इलियट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। इलियट की सबसे महत्वपूर्ण कविता थी। कौन सी? द वेस्टलैंड। He became a recognized force in poetry, और इस वेस्टलैंड के कारण ही वो रिकॉग्नाइज्ड यानी जाने लगे, पोएट्री के मामले में जाने लगे। यानी उससे पहले कम लोग उनको जानते थे, लेकिन जब उन्होंने वेस्टलैंड लिखी तब से लोग उसको किसको? इलियट को जानने लगे। दिस पोएम इज कंसिडर्ड का मतलब सोचा जाता है, माना जाता है, एन इंटरप्रिटेशन ऑफ ए होल कंडीशन ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी में, समाज में जो लोग हैं वो किस प्रकार की कंडीशन यानी जीवन यापन करते हैं, इस कविता के अंदर बताया गया है। मैंने अभी भी आपको बताया था कि लोग पैसों के पीछे भागते हैं, कुछ महिलाएं पैसा कमाने के लिए प्रोस्टिट्यूट बन जाती हैं, है ना, और कुछ व्यक्ति भी इसमें शामिल हो जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। लोगों को धन कमाना और बेकार की चीजों पर वेस्ट करना क्या है, मॉडर्न एज में लोग यही करते हैं। क्योंकि जैसे आपने एक पोएम सेकंड ईयर में पढ़ी होगी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, उसमें बिल्कुल पोएट ने कहा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, कि लोग प्रकृति की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि धन कमाने में और बेकार की चीजों में क्या है उसके ऊपर खर्च करने में लगे रहते हैं। वो प्रकृति की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, यानी प्रकृति की तरफ लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, वो सिर्फ पैसा कमाते हैं और बेकार की चीजों पर खर्च कर देते हैं। तो लगभग ऐसा तो इस पोएम में भी बिल्कुल ऐसा ही कहा गया है। इसमें कुछ और आगे तक कह दिया है। क्या कह दिया है? कि जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो आजकल क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए कुछ महिलाओं को तो के घर पे मजबूरी होती है तो वो प्रोस्टिट्यूट बन जाती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं अत्यधिक पैसा कमाने के लिए इस धंधे में लिप्त हो जाती हैं, शामिल हो जाती हैं। तो ऐसा इसमें बताया गया। चलो आगे चलते हैं। अब है हाउ डज टी.एस. इलियट डिफाइन पोएट्री। ठीक है,
ठीक है, तो इसको लिखते हैं। इलियट डिफाइन पोएट्री इन दिस वर्ड्स। इलियट डिफाइन पोएट्री in these words. In these words. इन शब्दों में उसने डिफाइन किया है। किन शब्दों में? पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन। पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज इमोशंस। Okay, but an escape from emotion. But an escape from emotion. But an escape from emotion. It is not the expression. It is not the expression. It is not the expression. Okay, it is not the expression of personality. But an escape from personality. But an escape from personality. But an escape from personality. This is the answer. Question is, how does T.S. Eliot define poetry? T.S. Eliot ने किस प्रकार पोएट्री को डिफाइन किया है, परिभाषित किया है? Then you have to give the answer. Eliot defined poetry in these words. Eliot ने पोएट्री को इन शब्दों में डिफाइन किया है, परिभाषित किया है। किन शब्दों में? That poetry is not turning loose emotion. कि हमारे इमोशन क्या है, हल्के ना पड़ जाए। जैसे कई बार हम क्या है, पोएट्री पढ़ते पढ़ते रोने नहीं लग जाए, हंसने नहीं लग जाए। बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। एस्केप का मतलब होता है बचना, कि हमें इमोशन से, हमारी जो भावनाएं होती हैं वो हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। हमें ऐसा करना चाहिए कि जो हमारी भावनाएं हमारे अंदर आती है उनको हमें बचाना चाहिए। एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। ऐसा नहीं है कि हम अपना जो पर्सनैलिटी है उसको एक्सप्रेशन करें, उसको शो करें, दिखाएं। बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, लेकिन कोशिश ये करें कि हम पर्सनैलिटी से भी बचें। जैसे कई बार क्या होता है कि जो राइटर होता है वो अपनी पर्सनैलिटी शो करता है, दिखाता है पोएम्स के अंदर, लेकिन इलियट ने कहा कि हमें अपनी भावनाओं का, इमोशंस का और पर्सनैलिटी को कभी भी पोएट्री में शो नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको छिपाना चाहिए, उनसे एस्केप होना चाहिए, यानी बचना चाहिए। ठीक है, तो उसने बहुत सुंदर कहा कि पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज इमोशंस बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। हमें पर्सनैलिटी से और इमोशंस से बचना चाहिए, एस्केप यानी बचना चाहिए, इनको अपने पोएट्री के अंदर शो नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।